अलवर लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो बिल्कुल पास आती जा रही है। 19 जनवरी को अलवर में पहले मतदान में ही अलवर का नंबर है जो 19 तारीख को होगा, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक समीकरण में जुट चुकी है। अभी हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि अलवर की क्या समस्याएं हैं, अलवर में क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य पेंडिंग है और क्या इनको कितनी अपेक्षाएं हैं जो सरकार के जो जितने भी कैंडिडेट आए हैं नए, तो वो कितनी उनकी अपेक्षाएं पे खड़े उतर पाएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद मिश्रा है भाई साहब। सर, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं पर ललित यादव को कांग्रेस ने दाव लगाया है, बीएसपी से फजल हुसैन है, तो अपने अलवर में क्या आपको स्थानीय मुद्दे लगते हैं और क्या समस्याएं हैं, कौन सी समस्या पहले सोल्व नहीं हो पाई और क्या लगता है क्या अपेक्षा है? देखो, अलवर की सबसे बड़ी समस्या है जो पानी की समस्या है और जो आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है। और मुझे लगता है कि अलवर में जैसे भूपेंद्र यादव जी जैसे प्रत्याशी हैं, ललित यादव है, फजल हुसैन है, लेकिन इनमें से किसी ने भी कि जब इनको मालूम था कि कोई केंद्रीय मंत्री रहा हुआ है और कोई किसी और विधानसभा से इस समय विधायक भी है और कोई दोबारा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है हारते हुए भी, लेकिन किसी ने भी इस इलेक्शन के भीतर पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में और अब 5 सालों में इनमें से किसी ने भी अलवर की तरफ कभी देखा नहीं। या तो अलवर की जनता सिर्फ यहाँ के लिए हम वोट बैंक है। पानी की समस्या के लिए आज भी जैसे बोल रहे हैं आचार संहिता के बाद भी आंदोलन करना, धरने करना बंद है, लेकिन जनता करे क्या? आज भी अलवर के हर कोने में लोग बैठे हुए हैं, सबको अपने घर में पानी चाहिए। तो अधिकारियों के घर में पानी है, विधायक के घर में, मंत्री के घर में, केंद्रीय पूर्व मंत्री के घर में पानी है। तो इन लोगों ने इस समस्या को फैलम चंबल से लेके आएंगे, लेकिन एक हाईकोर्ट का पुराना सेशन था कि चंबल से पानी इस तरह से नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाते थे। कभी उस सेक्शन के बारे में इन्होंने बताया नहीं। आज जब ईआरसीपी का मुद्दा उठा तब इन्होंने पेपर में बड़े बड़े 5-5, 4-4, 2-2, 1-1, ये तो मैं जानता नहीं कितने के ऐड आते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। जो ऐड आते हैं उसमें इन्होंने शुभकामनाएं तो दी, लेकिन अलवर में पानी आएगा कब भाई? कितना काम हो गया है, क्या होने वाला है, ये तो बताओ। विधानसभा चुनाव से पहले संजय शर्मा जी कुछ चिल्ली शेड में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीचों बीच जाकर उन्होंने धरना दिया। उसके बाद भी अभी तो गर्मी की शुरुआत है, लोग धरना देके बैठे हैं, तो किस तरह से लगता है कि अब मंत्री भी बन चुके हैं संजय शर्मा जी, तो लगता है आपको कोई समस्या सोल्व होगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नोटंकी करना भाजपा वालों को है ना बहुत अच्छे से आता है और काफ़ी समय से ये लोग रहे भी हैं। जब इनको मालूम था विपक्ष की सरकार है तो हम बोल देंगे कि हालांकि हम विधायक हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है, कुछ बजट है, हमारे भी लोग सुनते हैं। तो ये लोग सिर्फ धरने के बहाने दिखा रहे थे कि हम लोग कितना आपके बारे में सोचते हैं। आज जब ये बन चुके हैं, मैंने भगवान से काम नहीं किया था कि इनको वन मंत्री की जगह जल मंत्री बनाया जाए, क्योंकि हमारे अलवर की जनता थोड़ा और अच्छे से इनसे जवाब ले पाएगी। आज वन मंत्री बनने के बाद भी ये अलवर की जनता के आप इनके पास जाइए, या तो ये जयपुर होंगे, अगर यहाँ हुए तो आपको एक भीड़ में एक कागज ले लिया जाएगा जिसका निराकरण कब मिलेगा वो मुझसे ज़्यादा अलवर की जनता बता देगी, क्योंकि मैं भी इनका एक पार्ट हूँ। भूपेंद्र यादव पर बाहरी नेता होने का जो आरोप लग रहा है और कहीं ना कहीं यादव समाज खुद उनका विरोध कर रही है कि कह रही है केंद्र में रहकर भी इन्होंने अहीर रेजिमेंट के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इनको ये चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों को, सवाल बहुत अच्छा है आपका कि क्षेत्रीय जो मुद्दा मीडिया उठा रही है, लेकिन अलवर की जनता अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि सच्चाई है कि अलवर की लोकल जनता को ध्यान देना चाहिए। जो हमारे पहले कभी सांसद हुआ करते भंवर साहब, वो अलवर के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन जब से हम बाहरी लोगों को यहाँ से जिता रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला और ना ही हमें कुछ मिलेगा। अभी हमारे जो बाहरी क्षेत्र हैं जिनका आप नाम ले रहे थे, उन्हें तो अभी ये भी मालूम नहीं कि सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री थी या नहीं थी। उन्हें देश की जानकारी वो क्या रखेंगे जब इतना बड़ा नेता के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अलवर बिल्कुल अलवर का बेड़ा गर्क होगा अगर ऐसे व्यक्तियों को आप जिताएंगे तो। ये नेता के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं बात करते हैं। अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें अशोक गहलोत भी थे। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी पे एक आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जो फाइनेंशियल जो है पार्टी की कमर तोड़ के रखी है और ये चुनाव एक तरफा हो रहा है क्योंकि पार्टी के पास ऐड देने को पैसा नहीं है। डोटासरा जी ने साफ बोला था कि अगर कोई मीडिया अगर हमारा उधारी में विज्ञापन चला सकते तो चला ले, हम एक पाई बाद में देंगे। और वहीं पर छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो वहाँ के सांसद विधायक 10-10 रुपये मांग कर अपने इलेक्शन को लड़ने की वो कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं, सर क्या लगता है आपको जो ये फाइनेंशियल और ये ईडी सीबीआई वाली कार्रवाई हो रही है, आईटी नोटिस भेज रही है, तो क्या लगता है आप कितनी संविधान बच रहा है? देखिए, संविधान की तो मैं ऐसी बात करता हूँ कि आज पूर्णतः देश की जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, वो संविधान के तहत तो आप उठा ही नहीं सकते हो। क्यों?
हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, तो संवैधानिक रूप से पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसी देश के पास अधिकार था कि ये कभी भी कैसे भी अपनी आवाज़ उठा लेते थे। जो आज से पहले भी विपक्ष में चाहे कोई भी सरकार रही हो, अगर इसी तरीके से कार्यवाही होती तो मेरे हिसाब से इतनी सारी राजनीतिक पार्टियाँ होती नहीं। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती है कि वन नेशन में एक ही पार्टी रहे उनकी। और अगर वो लोग वास्तव में ईमानदार है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो लोग वास्तव में कार्य करना चाहते हैं, तो मैं अपना एक लोकल अलवर लेता हूँ। अलवर में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? नगर परिषद में कब से बीजेपी का बोर्ड है, कब से इनके विधायक है, कब से इनके सांसद है, कितने सांसद निजी खर्च हुई, कहाँ खर्च हुई, कितने विधायक निजी खर्च हुई। और नगर परिषद को तो आप ले ही लो कि इंदौर में भी बीजेपी का बोर्ड, डूंगरपुर में भी बीजेपी का बोर्ड, वो लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूर्व सफाई कमेटी के अध्यक्ष जो आज अलवर का मेयर बन के बैठे हुए हैं, और हर साल बजट बढ़ रहा है नगर परिषद से नगर निगम, उसके बाद अलवर आज हमारा सफाई रैंकिंग में किधर है? और कितना पैसे की लूट यहाँ चल रही है, ठेकेदारों के चले चाहे अंदर ये कैसी लूट करते हो, ये तो ये लोग जाने। और दूसरी बात कि जहाँ इन लोगों ने ईडीआई के तहत कार्रवाई करी है, तो क्या बीजेपी में वो लोग आके साफ सफाई बन जाते हैं कि हेमंत बिस्वा जी गए, इधर अजीत पवार जी गए, इतने करोड़ों करोड़ों हजार हजार करोड़ों के घोटाले, और एक दिन में बीजेपी की सदस्यता ली और उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं। अगर वास्तव में इनको काम करना था तो पहले अपनी पार्टी में देखें, फिर बाहर देखें, या जो इनकी पार्टी में आए हैं तो उनके खिलाफ भी केस चलते रहते। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस की जो इनकम टैक्स की लिस्ट हुई, उसके अंदर मात्र 23 आदमियों के जो डेटा नहीं थे, जिसके ऊपर आईटी ने उन पर 135 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। और बीजेपी की वहीं से 1292 आदमियों की लिस्ट थी और 92 आदमियों के नाम बिल्कुल भी नहीं थे, 92 आदमी के, और 46 करोड़ रुपए का चंदा था अघोषित। उस पर इनकम टैक्स ने कोई भी बीजेपी के ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया। तो ये जो पार्शियलिटी हो रही है, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? यथा राजा तथा प्रजा, कि अगर राजा ही चोर है, राजा ही अगर डंडा लेके चल रहा है कि मेरे घर में तो कोई कुछ करेगा नहीं, बाहर अगर कोई साहूकार भी होएगा तो उसे पकड़ लेंगे। तो सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ कि इन्होंने जो ये अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का खुलासा हुआ, तो इन्होंने एसबीआई पे शायद मेरे हिसाब से दबाव बनाया हुआ था कि आप खुलासा ना करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इतनी फटकार के बाद भी आज भी पूरी तरीके से खुलासा हुआ नहीं है। तो आज जितने भी स्कैम हुए हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर स्कैम है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का है। आज 5 करोड़ रुपए का जिसका मुनाफा नहीं है, वो 6-6 हज़ार रुपये, 1600 करोड़ रुपए अगर वो चंदा दे रही है, तो स्कैम क्या है? सबसे पहले तो आप उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर विपक्ष में आप कांग्रेस पर कार्रवाई कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वास्तव में आप कार्रवाई करो, लेकिन आप सिर्फ इलेक्शन के आने के टाइम ही ये कार्रवाई लेके बैठोगे, इसका मतलब आप दूसरी पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक साउथ के एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला है कि ये तो मोदी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम ले आया और जिससे जनता को पता चल गया, खुलासा हुआ कि कहाँ से पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ लग रहा है। तो लेकिन कांग्रेस इससे पहले जो पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं कोई खुलासा नहीं करती थी, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पहले जिन्होंने जो किया वो आज वो लोग भुगत रहे हैं, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं, ये बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हमने किया, ये नीति लेके आए थे सिर्फ ये पैसे लूटने के लिए, क्योंकि ये लेके आए थे कि शायद आगे जनता को ये मालूम पड़ेगा ही नहीं है। हम बोलेंगे कि साफ नीति के तहत, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के तहत हमारे चंदा आएगा राजनीतिक पार्टियों को और ये 1 नंबर पे रहेगा। लेकिन जो खुलासा हुआ है, आज देश की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जब वो चंदा देती है, उसके बाद उसे एक मोनोपोली मिल जाती है। कई गेमिंग कंपनियां और कई फार्मा कंपनियां भी ऐसी थी जिनका कारोबार मेरे हिसाब से शायद एक ऑफिस में चल रहा होगा। आप मीडिया वाले जाके देखें, आप तथ्यों को देखें, तो वहाँ कोई बिल्डिंग भी है या नहीं, या एक कमरे से ही चल रहा है। वो पैसे की लूट है, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर बनाया जा रहा है। और आप सबसे बड़ा उदाहरण ही देखिए ना, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद में कर्नाटक में इलेक्शन हुए, गोवा में इलेक्शन हुए, ये जो नेताओं की खरीद फरोख्त होती है, क्या इसे हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहेंगे? क्या ये 2 नंबर का पैसा नहीं है? अगर 2 नंबर का पैसा बंद हो गया है, तो ये 5-5, 10-10, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ रुपए में जो नेता खरीदे जाते हैं, तो इनके पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जागरूक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जागरूक इस देश में ही है। 8 ही एक्टिविस्ट हैं जिनके कारण शायद इलेक्ट्रॉन बोर्ड का खुलासा हुआ है। मेरा नाम जगन्नाथ गोयल है। भूपेंद्र यादव, ललित यादव, बसपा से फजल हुसैन, क्या लगता है? भूपेंद्र यादव जी जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा, ये भारी प्रत्याशी हैं। ललित यादव जी एमएलए जो मुंडावर से बने हैं और काफ़ी अच्छी वोटों से है, स्थानीय हैं, और हम तो ये चाहते हैं। और फजल जी जो अभी इतने
उसमें नहीं है, तो कांग्रेस से ललित यादव को वोट देना चाहिए। स्थानीय अलवर लोकसभा क्षेत्र वासियों से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने ये कम से कम अपने यहाँ के रहने वाले हैं, अपनी समस्याओं पर ऑलरेडी एमएलए हैं और अपनी समस्याओं के ये समाधान करेंगे। मेरे से जनता से यही विनती है कि ललित यादव को जिताएं, भारी उम्मीदवार को भगाएं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्थानीय लोगों का जो रुख है वो कहीं ना कहीं स्थानीय उम्मीदवार की तरफ ज्यादा है। और अगर हम वहीं पे बात करें अगर भूपेंद्र यादव की, भूपेंद्र यादव ने जो भारी प्रत्याशी होने का जबलपुर के अंदर उन्होंने विरोध देखा था, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर वो चुनाव प्रभावी थे। जबलपुर में अभिलाष पांडे को टिकट दिया गया था भाजपा से और उनका कहीं ना कहीं जबलपुर में स्थानीय जो कार्यकर्ता भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा काफी विरोध किया गया था। खुद भूपेंद्र यादव को इस विरोध का सामना करना पड़ा था। इनके गनमैन के साथ भी मारपीट हुई थी, बकायदा इनके साथ भी काफी गाली गलौज की गई थी। और वहीं पर वैसे ही रुख अभी यहाँ पे अलवर भाजपा में देखने को आ रहा है। खुलकर विरोध नहीं लेकिन अंदरूनी विरोध साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बाबा बालकनाथ इस चुनाव से दूरियां बनाए हुए हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें स्थानीय विधायक, 2 बार विधायक रहे बनवारी लाल सिंह, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी साफ तौर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर मुझे पार्टी मौका नहीं देती तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। लेकिन हालांकि उन्होंने उसके बाद अपना जो डिसीजन था वो वापसी ले लिया था। लेकिन अभी भी जो आज भी एक है जो सीपी जोशी बन्नाराम मीणा है, राजगढ़ के विधायक है, उन्होंने सीपी जोशी जी को एक पत्र लिखा है जिसमें साफ तौर से उन्होंने लिखा है कि भाजपा के काफी पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल खिलाफत कर रहे हैं बीजेपी की। और कहीं ना कहीं ये अब जो स्थानीय नेता और भारी नेता वाला जो लड़ाई चल रही है अलवर के अंदर, वो साफ तौर से देखी जा रही है भूपेंद्र यादव के खिलाफ। कि खुद अगर एक विधायक पत्र लिख रहे हैं सीपी जोशी को, तो चाहे खुलकर नहीं, जबलपुर की तरफ खुलकर नहीं विरोध, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी विरोध देखा जा रहा है पार्टी के द्वारा ही। तो अब ये देखना होगा आने वाले समय में कि ये भूपेंद्र यादव के लिए कितना ये विरोध भारी पड़ता है या पक्ष में होता है। मैं अजय शर्मा, नेटवर्क 10 के लिए अलवर।